हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा थ्योरी करवा रहे हैं। तो थ्योरी में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने कर लिया, भारत की अवस्थिति और भारत की भौतिक संरचना। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है तो मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आ रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखिए थ्योरी आपके लिए बहुत पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। सारे फैक्ट आपको एक टॉपिक के एक एक साथ मिल जाएंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप अगर अभी नहीं भी नोट्स बना पा रहे हैं तो इसको आप पूरा टेलीग्राम में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से इसका रिवीजन कर सकते हैं। एक एक चैप्टर में जितनी भी बातें आपके पूछी जाती है वो आपको डिटेल से मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो बिल्कुल शॉर्टकट वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बस आपको समय अपना देना है, अंत तक बने रहिएगा। पूरा नदी हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है और यहाँ पे कुछ भी हम शॉर्टकट में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को इंक्लूड करना है, सारे टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है। तो इसीलिए सेशन आपका लंबा रहेगा। आपको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिलता है। आप सभी ने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस को, तो सारे ही टॉपिक से क्वेश्चन आपके टच किए जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक आपके काफ़ी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में अगर हम देखें तो पहले तो कारक से प्रश्न आपका बहुत बनता है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और इस प्रकार कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे इस प्रकार से आपकी नदी आ रही है, फिर एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, फिर इधर से आ रही, इधर से आ रही है। इस प्रकार से जो एक तंत्र बन जाता है, जाल बन जाता है इस प्रकार से, तो यही आपका क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। समझ में आ गया? नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। अब इसके कुछ प्रमुख कारक हैं जहां से प्रश्न आपका बहुत बनता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। चट्टानों का जो स्वरूप और संरचना है, ये भी एक फैक्टर है इसके बनने का। इसके बाद देखिए, स्थलाकृतिक ढाल जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रवाहित जल की मात्रा जो होती है वो भी अपवाह तंत्र में प्रभावित करने में सहायक होती है, कारक होती है। प्रवाह की अवधि या समय भी इसमें सहायक होता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका हिमालयी अपवाह तंत्र और एक है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कोशिश करेंगे कि हिमालयी अपवाह तंत्र को आज हम कर लें। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। 1 घंटे की क्लास रहेगी आपकी और इस दरमियान जितनी भी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो पाएंगी उसको हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो अपवाह तंत्र में प्रायद्वीपीय दोनों की तुलना देखी जा रही है। तो पहले हम तुलना देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता रखनी है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हिमालयी नदियाँ जो है वो सदा नीरा है। यहाँ पे मतलब वर्ष भर जल जो है पर्याप्त मात्रा में होता है और इसका जो स्रोत है वो ग्लेशियर से जुड़ा होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से आप देखें तो। इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा वृद्धि होती है। ये सेम आपका कथन के रूप में आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। तो कोई भी चीज़ जो भी मैं आपको बता रही हूँ सारा ही आपका इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई एक छोटा सा लाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले तो ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने के समय ऐसा पानी आता है आपका। दूसरा, दक्षिण पूर्व मानसून में जो आपका बारिश होता है उस समय की बात है। तो 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो गंगा, यमुना, कोसी ये सब हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हिमालयी नदियाँ में और हम क्या देखते हैं? तो हिमालयी नदियों की द्रोणी होती है वो विशाल होती है, जैसे गंगा की द्रोणी काफ़ी विशाल है। हिमालयी नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं, जिसका कारण स्रोत क्षेत्र समुद्र से दूर होना होता है।
तो समुद्र जो है वो दूर है और वहाँ तक जाने के लिए एक लंबा स्रोत होता है और एक वो धीरे धीरे जो है पूरा जाल तंत्र बनता जाता है, और एक ये रीज़न भी आपका हिमालयी नदियों में होता है। ये नदियाँ किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी भी होती है, अतः सीधा समुद्र में कम गिरती है। तो ये किसी न किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। जो भी हिमालय की नदियाँ होती हैं वो सीधा उद्गम स्थल से निकल के सीधा बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की खाड़ी में जाके नहीं गिरती है, समुद्र में नहीं गिरती है। ये किसी ना किसी बड़ी बड़ी नदियों में जाके मिल जाती है, जो कि आपकी सहायक नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये बातें आपको पता ही हैं। ये नदियाँ स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियाँ तथा जॉर्ज का निर्माण करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो जो बातें मैं आपको हाईलाइट कर दूँ ना, उसको तो आसानी से भूलना मत, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो बातें बता रही हूँ उसको बस ध्यान से समझते जाना है। अब आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदियों में क्या बातें कही जा रही हैं। तो प्रायद्वीपीय ये समझ में आ गया हिमालय नदियों में क्या क्या बातें आपकी इंपॉर्टेंट थी। प्रायद्वीपीय नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं। केवल वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण वर्ष में केवल एक बार ही ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में इसके जल स्तर में वृद्धि होती है। तो क्लियर है, सबसे पहले तो ये एक बार ही, वर्ष में एक बार ही इसकी मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। और हिमालय नदियाँ में 2 बार होती है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। चूँकि तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से शीत ऋतु में वर्षा ऋतु होती है, अतः कावेरी नदी के निचले भाग का जल स्तर उत्तर पूर्व मानसून के समय में शीत ऋतु में बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणी जो होती है प्रायः छोटी होती है। नर्मदा, ताप्ती, ये जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदियों की उदाहरण में आप देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती है, कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स, ठीक है। तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिकतर नदियां समुद्र में गिरती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए प्रायद्वीपीय जो ढाल है, यहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए आपका प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे जो है आपका ढाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि जब आप पानी को ढाल से नीचे, ढाल से कोई भी पानी आपका जाएगा तो वो ज़्यादा तीव्र गति से जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका समुद्र में जाके सीधा गिरता है, ठीक है। ज़्यादातर नदियाँ इसकी समुद्र में गिरती हैं, और प्रायः इन नदियों की घाटियाँ जो है वो कम गहरी उथली होती हैं, क्योंकि ये सीधा जाके समुद्र में गिरती है। और हिमालयी नदियों में क्या होता है कि ये धीरे 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 अपना स्रोत बढ़ाती हुई जाती हैं धीरे धीरे, तो वो क्या होता है जॉर्ज का निर्माण करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करता है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो, जैसा कि कल हमने जो पढ़ा था गंगा का मैदान, ये सब हमने कल देखा था, उसमें हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ लिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हिमालयी नदियाँ जो हैं वो मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती हैं तथा नाव्य योग होती है, मतलब नौकायन योग होती हैं। ये जो नदियाँ होती हैं इसमें नौचालन होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो मार्ग में जलप्रपात बनाने तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौकायन के अनुकूल नहीं होती। ये नदियाँ डेल्टाई भागों में नौकायन योग्य होती हैं। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो नौकायन युक्त नहीं होती हैं, और ये नदियाँ जो है वो डेल्टाई भागों में नौकायन युक्त होती हैं। मैदानी भागों में बहने के कारण तथा भूभाग के भुरभुरे होने के कारण नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं, ठीक है। विसर्प मतलब इस प्रकार से नदियाँ बहती हुई जाती हैं, कहीं पे विलुप्त हो जाती, कहीं पे ढाल मतलब भुरभुरा जगह है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहाँ से कट जाएगा, फिर कहीं पे जाके पानी निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये विसर्प नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका यही है कि मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी नाम से ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ज्वारन मुख यहाँ रखेंगे, ज्वारंद मुख जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो कठोर चट्टानी भूभाग से होकर के बहती हैं। कई नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, इनका सीधा मार्ग एवं रेखीय होता है। नर्मदा, तापी जो नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटियों में बहने के कारण रेखीय प्रवाह विकसित करती हैं। तो ये सभी बातें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र में किस प्रकार से इसको बांटा गया है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 नदी तंत्र को शामिल किया गया है, वो है आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीनों को हम डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट है कि
सब जगह अलग अलग आदमी कितना पढ़ेगा। आपको एक जगह प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ, बेस्ट कंटेंट देने की मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ही। तो उसी मामले में यहाँ पे हम अभी मिल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी चीज़ें बता रही हूँ बस यहीं से आपका एग्ज़ाम में पूछता है, तो इम्पॉर्टेंट है। देखते चलिए। सिंधु नदी तंत्र, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगित को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो सिंधु नदी की ये सारी सहायक नदियाँ हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपका एक पूछ लिया जाए। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो ये है कि इस नदी तंत्र में सिंधु सबसे बड़ी नदी है, और सिंधु नदी का उद्गम स्रोत क्या है, वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग यानी बोखर चू जो है हिमानी से ये निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पिछली बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके बन जाते हैं। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, जो नंगा पर्वत के उत्तर में बूंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बताते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इसकी भारत में कुल लंबाई, ये याद रखेंगे कि इसकी, देखिए आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान में साइड आपका ज़्यादा है, भारत में कम है। तो यहाँ पे भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई भारत में है। और सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत इसकी विसर्जन क्षमता का केवल 20% जल ही उपयोग में ले पाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये है आपका, आपको पता है ये जो आपका है इधर से जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ये वाला आपका, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, जहाँ पे सिंधु आपका इधर से ऐसे करके ये आती है, आपका लद्दाख को ऐसे जाकर तोड़ती हुई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु नदी जो कि बाहर ही है आपका चिनाब मिठानकोट पाकिस्तान से, ये आपका यहाँ से आपका निकलती है, इधर मानसरोवर से ये निकलती है। और देखिए इसकी जो सहायक नदियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से मिलती हुई जाती है। सतलज है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है ना। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम के तरह से देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी को यहाँ पे देखिए बाएं ओर से दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, सोहन, स्यांग, सिगार प्रमुख हैं ज़्यादातर, और स्यांग भी आपका पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये सभी आपके बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है सिंधु में, तो श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित। गिलगित इसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ज़्यादातर जो आपका प्रसिद्ध है जैसे सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, तो ये सब आपका सब बाईं ओर से मिलता है। इसको याद रख लो क्योंकि यहीं से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब यह चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में मिठनकोट के निकट इसमें पंचनद, यानी कि पंचनद कौन है, व्यास, सतलज, व्यास, चेनाब, रावी और झेलम की संयुक्त धारा मिलती है इसमें, और यह कराची पाकिस्तान के पूर्व में अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी सिंधु नदी की। अब हम धीरे धीरे इसके सभी जो इम्पॉर्टेंट जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम झेलम नदी के बारे में जानते हैं। झेलम नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। यह वेरीनाग कश्मीर के निकट शेषनाग झील से निकलती है। श्रीनगर के निकट वुलर झील से प्रवाहित होने के बाद यह सरकरे गॉर्ज से होकर के पाकिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में यह चेनाब नदी में मिल जाती है, और चेनाब नदी भी इसकी सहायक नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि झेलम नदी जो है ये चेनाब नदी की भी सहायक नदी है। ठीक है, झेलम नदी लगभग 170 किलोमीटर भारत पाक सीमा पर बनाती है, और झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उरी परियोजना चलाई जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एकदम। ठीक है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे।
इस सारे परियोजना को हम अलग से भी देखेंगे, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। सारे फैक्ट आपको यहाँ पे ये क्लास लाने का मतलब ही यही है कि सारे फैक्ट आपको एक जगह पे इकट्ठे दे दिए जाएं, ताकि आप बढ़िया से सबका रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि सब जगह अलग अलग से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं आपके लिए सारे कंटेंट एक साथ उपलब्ध करा रही हूँ, ताकि आप बढ़िया से सबका जो है रिवीजन कर पाएँ। और लास्ट समय पे आपको रिवीजन ही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए चेनाब नदी पे अब हम बढ़ते हैं। चेनाब नदी क्या है? तो चेनाब चंद्र और भागा नाम की दो सरिताओं के मिलने से बनी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें। चेनाब आपका चंद्रभागा नाम की दो सरिताओं यानी दो नदियों के मिलने से ये चेनाब नदी बनी है। ये दोनों सरिताएं केलांग के निकट तड़ी में मिलती है। यह सम्मिलित धारा चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और जम्मू कश्मीर में चेनाब नाम से प्रवेश करती है। तो देखिए ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? चेनाब को चंद्रभागा, क्योंकि ये चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बना है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जम्मू कश्मीर में ये चेनाब के नाम से प्रवेश करती हैं, ठीक है। चेनाब नदी को झेलम, तवी और रावी नदियों से जल प्राप्त होता है। चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चेनाब नदी पर निर्मित अगर हम परियोजना की बात करें तो सलाल परियोजना पूछा गया है, सलाल परियोजना, बगलीहाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपके चेनाब से संबंधित हैं और ये परियोजनाएं आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रावी नदी पर बढ़ते हैं। रावी नदी के बारे में याद रखिए कि इस नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से हुई है। उत्पत्ति ही यहाँ पे बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है कि ये भारत में ही जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से होती है और माधोपुर के निकट या पंजाब में प्रवेश करती है और अमृतसर से 26 किलोमीटर नीचे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। रंगपुर के निकट या चेनाब में मिल जाती है और चेनाब की सहायक नदी है। तो चेनाब की सहायक नदी कौन सी है? रावी है, ये याद रखेंगे। रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं की बात करें तो चमेरा परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है, थीन परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूँगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखेंगे। व्यास नदी पे बात करते हैं अब। तो इस नदी की उत्पत्ति रोहतांग दर्रे के पास हुई है। पोंग के निकट व्यास नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज जो कि व्याज एवं सतलज का संगम है, हरिके बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे व्यास नदी के बारे में। तो हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, हरिके बैराज से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। पोंग परियोजना व्यास नदी पर ही निर्मित होती है, पोंग परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सतलज नदी पे बढ़ते हैं। सतलज नदी के बारे में क्या आपका इम्पोर्टेंट है? तो याद रखिए सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकस ताल जो कि तिब्बत में है, यहाँ से निकलती है सतलज नदी और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर शिपकिला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। जब दर्रा कल हम पढ़ रहे थे तो हमने इसको देखा था, है ना, वहाँ पे भी हमने इसको देखा था, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी? बहुत पूछा जाता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, आपको पता है, और यहीं से ये निकलती है कहाँ से? राकसताल तिब्बत से निकलती है, पूर्ववर्ती नदी है और ये शिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। व्यास नदी हरिके में सतलज से मिलती है। सतलज नदी रोपड़ नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है, स्पीति नदी सतलज की। और सतलज नदी 120 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। सतलज नदी मीठन कोट से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी से जाकर मिलती है, ठीक है। अब देखिए सिंधु नदी पर निर्मित जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो हम देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। भाखड़ा नागल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका हर बार बनता है, तो ध्यान रखेंगे। यह भारत की सबसे
यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, सतलज पर है। ठीक है, सतलज पर भाखड़ा एवं नागल 2 जगह बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा नागर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है दूसरा नंबर पे। और पहला नंबर पे कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम करेंगे इसके बारे में चर्चा। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में किसी को पता है तो। दूसरे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, और ये बहुत प्रसिद्ध भी है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा से जल विद्युत एवं नांगल से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। इसके लिए हिमाचल में गोविंद सागर जलागार बनाया गया है और यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लाभान्वित करती है। तो प्रश्न आपका जो इस बार बीपीएससी 3 जो कि रद्द हो गया, उसमें आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बना है कि किस राज्य में आपका जो है ये लाभ पहुंचाती है या संबंधित है इस प्रकार से। तो याद रखेंगे, यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लाभान्वित करती है। इंदिरा गांधी नहर व्यास और सतलज के संगम पर स्थित हरिके बैराज से यह नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, व्यास और सतलज के संगम पर स्थित जो हरिके बैराज है वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इस नहर में जलापूर्ति के लिए रावी और व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। इससे राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में जलापूर्ति की जाती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र आपका ख़त्म हो गया। यहाँ से हमने सारा कुछ इम्पॉर्टेंट जितना भी था सब हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र पे। गंगा नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला जो आपका बात है वो यही है कि गंगा नदी कहीं से भी निकलती ही नहीं है। गंगा नदी कहीं से भी नहीं निकलती। गंगा नदी का तो जन्म बाद में हुआ है। कैसे, अभी समझेंगे सभी चीज़ों को। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अभी ये गंगा नहीं है, अभी ये भागीरथी है। जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है वो क्या निकलती है, भागीरथी निकलती है। फिर ये अलकनंदा के साथ मिलती है। ठीक है, जो गंगा बनती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर संकरे गौर्ज का निर्माण करती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है। यहीं से दोनों की संयुक्त धारा जो है वो गंगा हो जाती है। गंगा का नाम कहलाता है इन दोनों की संयुक्त धारा। समझ में आई बात। तो प्रश्न आपसे बहुत बार ये पूछता है और कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। गंगा आपकी गंगोत्री हिमनद से नहीं निकलती है, भागीरथी आपकी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और भागीरथी और अलकनंदा का जो संयुक्त धारा है वही आपका गंगा कहलाता है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपंत हिमानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। अलकनंदा से कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। सुप्रसिद्ध तीर्थ जो है बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आपका एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको बार बार इसको रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करें, बहुत सारे लोग पढ़ के याद रख पाते हैं, बहुत सारे लोग सुन के याद रख पाते हैं, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से रिवीजन कीजिए। ठीक है, कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा दी हूँ। अब आप चाहें तो वीडियो को बार बार देख के उसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को सुनकर याद रहता है और कई लोगों को देख के पढ़ के भी याद रहता है। तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको पीडीएफ को आपको बार बार पढ़ना है। रात को सोने वक्त मैं रोज़ ही बोलती हूँ, हर दिन बोलती हूँ मैं आपको कि रात को सोने वक्त प्लीज़ आप लोग कम से कम एक टॉपिक को रोज़ डिस्कस कीजिए। रोज़ इसको एक बार सोने से पहले पूरा पीडीएफ ख़त्म कीजिए, एक चैप्टर, बस एक चैप्टर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में कोई समय नहीं लगता है, इसको ऑलरेडी आप अभी पढ़ रहे हैं और रात में इसको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है और यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। वैसे ये सबको पता है, पर फिर भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में दिमाग नहीं चलता है, तो रिवीजन किया हुआ रहेगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी है आपकी टोंस और सोन। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। फरक्का से आगे गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रश्न भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, है ना, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में गंगा भागीरथी, हुगली एवं बांग्लादेश में पद्मा, मेघना के नाम से अलग अलग धाराओं में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा, भागीरथी, हुगली, ठीक है, और बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से ये अलग अलग धाराओं में बट जाती है। गोलुंडा में जमुना के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा से मिलती है, ठीक है, जमुना के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रयाग से प्रश्न बहुत बनते हैं। देव प्रयाग किसके किसके मिलन से हुआ है, रुद्र प्रयाग कौन कौन के किसके किसके मिलन से बना है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के अनुसार देख के आपको बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, किस प्रकार से मिला है, किस प्रकार से कौन सी नदियाँ मिली हैं। तो ये प्रश्न बहुत बना है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख वितारिकाओं में बट जाती है। मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है, जहां वह पहले पद्मा और बाद में मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सीटेट में आपने पढ़ा होगा, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मेघना, आपको पता ही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आपका बांग्लादेश में दोनों मिलता है, वो मेघना के नाम से मिलने के बाद वो मेघना बन जाती है और मेघना बन के ही वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, पर ध्यान रखते चलेंगे, रिवीजन ही तो इम्पॉर्टेंट है। गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपका 2 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए संगम से प्रश्न बन जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, नदी कौन सी है? सोन नदी है। असंगम स्थल पटना। रामगंगा कन्नौज में मिलती है। यमुना प्रयागराज में मिलती है। गोमती गाजीपुर में मिलती है। घाघरा छपरा में मिलती है। सोन पटना में मिलती है। गंडक हाजीपुर में मिलती है। कोसी भागलपुर में मिलती है। महानंदा मालदा में मिलती है। तो ये आपका क्या बोला जा रहा है? तो गंगा में जो सहायक नदियाँ, ये सारी कौन सी हैं? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब ये किस जगह पे मिलती हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बना है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है, अब जैसे बिहार का एग्ज़ाम है तो हो सकता है सोन पूछ ले आपसे। सोन जो है वो कहाँ पे मिलती है, उसका संगम स्थल क्या है? तो पटना में मिलती है ये गंगा से, ठीक है। और महानंदा मालदा में मिलती। कोसी नदी पूछा जा सकता है, भागलपुर में मिलती है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपका सारा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये संगम स्थल याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। अब देखिए पंच प्रयाग जो है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनता है, याद रखेंगे। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनता है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संयम से बनता है। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। हो सकता है इस बार आपका इसी में से कोई दूसरा पूछ ले। आई थिंक आपसे रुद्रप्रयाग पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, पर मुझे लगता है अलकनंदा और मंदाकिनी ही पूछा गया था। और एक बार आपका भागीरथी भी पूछा गया है, क्योंकि शिफ्ट बहुत सारे रहते हैं तो क्वेश्चन आपका बनता है बहुत ज़्यादा। तो कर्ण प्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडार से मिलके बना है। नंद प्रयाग जो है वो अलकनंदा और नंदाकिनी के मन से बना है। और विष्णु प्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा के मिलके बना है। तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कुछ कह नहीं सकते हैं, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका पूरा दिया गया है किस प्रकार से कौन सा मिलता है।
देखो ये है आपका गंगा नदी, ये आपका गंगा नदी है, यहाँ से आपकी गंगा नदी आई है, इस प्रकार से आई है। अब देखिए ये ऐसे ही करके यमुना मिल गई है, इधर से देखिए राम गंगा मिली है ना। यहाँ पे क्रम आपका पूछ लेता है कि कौन सा क्रम बताइए, यहाँ पे गंगा से मिलने का जो क्रम है, तो ये आपका डायग्राम हेल्प करेगा इसमें। टोन्स नदी मिल रही है, फिर इधर से गोमती नदी मिल रही है बाएं साइड से, फिर घाघरा मिल रही है, उसके बाद सोन मिल रही है, फिर गंडक मिल रही है, फिर बूढ़ी गंगा मिल रही है ना, उसके बाद कोसी मिल रही है, उसके बाद महानंदा है, उसके बाद हुगली नदी है जो आपका पश्चिम बंगाल के पास आ गई है अभी ये। तो इस प्रकार से ये मिलती हुई जा रही है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसको। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गंगा से बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। तो बाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? रामगंगा, अभी आपने देखा ऊपर, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, कोसी और महानंदा। और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? यमुना नदी, सोन, टोन्स, कर्मनासा, और एक कौन था यहाँ पे देखिए, हुगली नदी। हुगली नदी भी आपका देखिए दाएं, यहाँ इधर से मिल रही है ना आपकी दाएं तरफ से, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए क्या है क्रम पश्चिम से पूर्व का। यमुना है, उसके बाद टोन्स है, उसके बाद गोमती है, फिर घाघरा है, फिर सोन है, फिर गंडक है, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, हुगली। ये याद कैसे रहेगा? इस डायग्राम से आपको याद रहेगा। ये डायग्राम या तो आप एक दो बार बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा, या इसको आप ऐसे ही डायरेक्शन में लिख लीजिए। पहले आई आपकी यमुना, देखो यमुना आई, इधर राम गंगा है, फिर आपका टोन्स है, गोमती है, उसके बाद घाघरा है, उसके बाद सोन है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंगा है, कोसी है, महानंदा है, फिर हुगली है ना। तो यही क्रम आपका यहाँ भी है, ठीक है, कोसी, महानंदा, हुगली, ठीक है। अब देखिए बाएं से, गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सब कुछ आपको बहुत सीक्वेंस में दिया गया है ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो, ठीक है। यमुना नदी के पहले में बात करें तो यह गंगा की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और यमुना जो है वो बंदर पूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदर पूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में यह गंगा के पश्चिम में बहती है, बाद में यह गंगा के दक्षिण में बहती हुई प्रयागराज के निकट गंगा के दाईं तट पर मिलती है, और यमुना नदी मथुरा तक दक्षिण दिशा में बहती है, बाद में प्रयागराज तक या दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई गंगा में मिल जाती। तो इतना चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका जो है उद्गम स्थल पूछ सकता है। बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। ये आपका कहाँ से किस तरफ से मिलती है? तो दाएं तरफ से मिलती है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा आपको और दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यमुना की सहायक नदियाँ पूछी जा सकती है, कौन कौन सी है? तो यमुना में भी आपका बाएं तट से मिलने वाली है टोन्स, हिंडन, करेन और रिंद, और बाएं तरफ से, और दाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यही ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। और ये क्रम भी याद रखिए, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। याद कर लो, 3-4 बार बोल लो ना, याद हो जाएगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बस चंबल, सिंध, बेतवा, केन, दाएं तरफ से मिलती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यही आपसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, जो फेमस है वही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो देखिए ये आपका डायग्राम है पूरा, ये आपका यमुना है, इधर से ऐसे गया है, और देखिए यहाँ पे ये गंगा से इस प्रकार से मिला है प्रयाग में, देख रहे हैं, प्रयाग संगम में मिला है। और यहाँ पे देखिए ये बनास, चंबल, देखिए चंबल का भी सहायक नदी है छिपरा, देखो यहाँ पे आके मिल गया है। ये आपकी काली सिंध है, यहाँ पे पार्वती, ये सब आपका कहाँ मिल रही है? सबकी शाखाएं बट जा रही है। यहाँ पे देखो सिंध, बेतवा, केंद, है ना। तो ये इस प्रकार से आपका डायग्राम के अनुसार भी आप देख सकते हैं। अब देखिए चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी नदियाँ बनती हैं। तो देखिए चंबल जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेंगे। यह पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा जिले तक एक गॉर्ज से होकर गुजरती है। बाद में यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि या अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बना है, ठीक है। तो चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि, बैड लैंड ऑफ ट्रोपोग्राफी, ठीक है, या अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं इसको, इसी के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि का यहाँ बीहड़ कहा जाता है इसको। और चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तो अभी आपने डायग्राम में जो देखा, बनास, छिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन नदी, केन नदी है आपका, यह मध्य प्रदेश में सतना जिले के में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है एवं बांदा जिले के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है कौन? केन नदी। कैमूर, केन याद रख लीजिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी, इसका उद्गम है कुमरा गांव रायसेन जिला में विंध्य पर्वत श्रृंखला से होता है और प्राचीन काल में नेत्रवती नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश से बहती हुई ओरछा के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। बेतवा नदी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यह यमुना नदी से मिल जाती है और इसी नदी पर बनी सबसे बड़ी जल परियोजना है माता टीला, ठीक है, इस नदी पर ही बनी है। तो बेतवा नदी पर बनी है परियोजना माता टीला, बहुत ही प्रसिद्ध है। टोंस नदी पे बढ़ते हैं। पुराणों में इसका उल्लेख तमसा नाम से प्राप्त हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए ना कि तमसा किस नदी का नाम है, तो टोंस का नाम है, याद रखेंगे। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है। तो कैमूर की पहाड़ियों से केन का भी हुआ है और टोंस का भी हुआ है। यह उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी, इसका नाम सोन, सुवर्ण, सोनभद्रा भी है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक में विंध्य पर्वत श्रृंखला की मैकाल की पहाड़ियों से सोनभद्र नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सबका उद्गम याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर फिर झारखंड में प्रवेश करके बिहार में प्रवेश करती है और अंत में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बताया था आपको सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। कोसी आपकी भागलपुर में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बातें याद रखनी है आपको। इस पर निर्मित सबसे प्रमुख परियोजना कौन सी है? बाण सागर परियोजना, सोन नदी पर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो क्या आंसर हो जाएगा? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। ये दो बातें याद रखेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे हम दाएं वाला हमने देख लिया, अब बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, इतना डिटेल में कहीं से नहीं आपने देखा होगा, इतना डिटेल में जो मैं आपको बता रही हूँ अच्छे पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका लाज रख लीजिएगा, थोड़ा इज्जत रख लीजिएगा, ईमानदारी से बस आप एक सिलेक्शन ले लेना और मुझे ज़रूर बताना आप अगर सेलेक्ट हो जाओ तो मेरा, मैं समझूंगी सफल हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रामगंगा के बारे में पहले हम देखते हैं। इस नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से होती है। यह गंगा में कन्नौज में मिलती है। और गोमती नदी की बात करें या पीलीभीत जिले से निकलती, गोमती आपका पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और रामगंगा भी उत्तराखंड के गढ़वाल से निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कन्नौज में मिलती है ये गंगा से, ठीक है। गोमती की बात करें तो पीलीभीत जिले से निकलती है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। और लखनऊ तथा जौनपुर इस नदी के किनारे बसे दो प्रमुख शहर हैं, ठीक है। गोमती नदी पे बसा शहर कौन सा है? लखनऊ और जौनपुर। तो ये गंगा में बसने वाले शहर भी आपके बहुत पूछे जाते हैं, आगे हम देखेंगे उसको भी, ठीक है, बहुत अच्छे से। घाघरा नदी, यह तिब्बत मानसरोवर में स्थित गुरला मानधोता चोटी के निकट मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। नेपाल में घाघरा को करनैली नाम से जाना जाता है। यह बिहार में छपरा के निकट गंगा से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, घाघरा नदी आपकी छपरा के निकट गंगा में मिलती है। इस नदी में कुल क्षेत्रफल का 45% हिस्सा भारत में पड़ता है।
गंडक नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम स्रोत नेपाल हिमालय है और यह पटना से पूर्व सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी पर बिहार नेपाल का संयुक्त उद्गम गंडक जल विद्युत परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार नेपाल का संयुक्त उद्गम गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। बूढ़ी गंगा की बात करें तो यह नदी भारत नेपाल सीमा के निकट सुमेर पहाड़ियों के पश्चिम ढलानों से निकलकर गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी 7 जल धाराओं से मिलकर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है जो हिमालय के उत्तर तिब्बत के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। यह बिहार के काड़ागोला कुरसेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। वह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन नदी? कोसी नदी। काफ़ी बार ये प्रश्न बना है आपका, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। इस नदी में पश्चिम खिसकाव की प्रवृत्ति है और नदी के कारण उत्पन्न बाढ़ की विभीषिका के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बहुत बार ये प्रश्न आपका बना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर को कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। ये भी आपका पूछा जाता है। तो शोक से आपका 2 प्रश्न बन जाता है। आगे देखते हैं महानंदा नदी। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। भारत में यह गंगा के बाएं तट में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ये बात भी याद रखना है। अब देखिए हम कुछ परियोजना देखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई। भाखड़ा नागल बांध जो है परियोजना है वो आपका किस नदी तंत्र से संबंधित घाटी परियोजना है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बता चुकी हूँ, अभी पढ़ाया है मैंने आपको। बताएंगे भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका किस परियोजना के अंदर आता है, किस नदी परियोजना के अंदर आता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा एक्टिव रहिए आप भी, तभी मज़ा आता है क्लास में, है ना। अब चलिए टिहरी योजना की बात करें। टिहरी परियोजना, ये टिहरी बांध का निर्माण भीलगाना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया जाता है। भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन काटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध होता है। ठीक है, टिहरी परियोजना का। आगे देखिए टनकपुर परियोजना, ये भी आपका गंगा नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है। यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बनने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक स्थान पर कार्यान्वित हुआ है। गंडक नदी परियोजना, तो नदी परियोजना यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी में सूरतपुरा नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है और बिहार में भैंसालोटन मतलब वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया है। कोसी परियोजना जो है ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में मूल उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई प्रदान करना। जल विद्युत का उत्पादन नेपाल में हो रहा है। रिहंद परियोजना, ये भी किससे संबंधित है? तो गंगा नदी तंत्र से। रिहंद परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ बिहार एवं मध्य प्रदेश को भी मिलता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन जो है सोन की सहायक नदी रिहंद पर पिपनी यानी कि सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया है। जलागार का निर्माण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया है। इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाण सागर परियोजना, ये क्या है? बाण सागर परियोजना तो सोन नदी पर स्थित मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में हुआ है। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। चंबल परियोजना, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की समृद्ध परियोजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जलागार का नाम गांधी सागर है। और राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर। और कोटा में स्थित जलागार का नाम क्या है? जवाहर सागर। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, चंबल परियोजना से संबंधित पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो कौन सा जलागार आपका कहाँ पे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। रावत भाटा में स्थित जलागार जो है आपका महाराणा प्रताप सागर, और कोटा में कौन सा है? जवाहर सागर।
दामोदर घाटी परियोजना पे आगे बढ़ते हैं। तो यह अविभाजित बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड की और पश्चिम बंगाल की सम्मिलित परियोजना है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी की योजना पर आधारित है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र है, जिसमें मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी नामक जगह पर जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, तो डीवीसी के नाम से ज़्यादा फेमस होता है ये। तो इसी जगह पे मैं रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाली गई है, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। तो इसी के बारे में बताया था मैंने आपको। दामोदर नदी जो है ये आपका बंगाल का शोक भी कहलाता है। और झारखंड की ही एक प्रसिद्ध नदी और है मयूराक्षी। मयूराक्षी में परियोजना है अविभाजित बिहार वर्तमान झारखंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है और इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। तो हमने जो है पूरा सिंधु तंत्र देख लिया, गंगा तंत्र देख लिया, अब हमारा बचा ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो इसी को हम देख के आज हम अपने क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको सारी बातें खिचड़ी हो जाएंगी दिमाग में, इसीलिए आपको स्पेस मिलना भी ज़रूरी है। अब जितनी चीज़ें बताई हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। एक बार जो पढ़ते हैं उसको कम से कम एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। कम से कम बोल रही हूँ, मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप जितना चाहे कर सकते हैं और उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट कांगलू झील के ठीक दक्षिण में स्थित कैलाश श्रेणी की एक हिमानी आंगसी ग्लेशियर, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद, यहीं से निकलती है। आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। चेमा युंगडुंग हिमनद ये बहुत फेमस है, यहीं से क्वेश्चन आपका देखते हैं, खासकर ज़्यादातर आपका यही पूछा जाता है। और तिब्बत में यह सांगपो के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, ठीक है। यही जमुना और गंगा को पद्मा कहते हैं और यही पद्मा और जमुना मिल करके मेघना बनाती है, जो बंगाल की खाड़ी में जाके बांग्लादेश में गिर जाती है। समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी ब्रह्मपुत्र बेसिन 4 देशों में है, चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इस नदी का नाम चीन में सांगपो है, जिसको यरलुंग जंगबो भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो यह सियाल और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है और कुछ दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने के बाद इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, दिबांग और लोहित। याद कर लीजिए, ज़्यादातर तो यही 2 आपका पूछा जाता है। दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से आकर के मिल जाती है और इसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, जो कि असम में आपका ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपका एक यही बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सांगपो कहते हैं आपको चीन में, ठीक है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में बहती है। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल के किस राज्य में बहती है। तो इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन बहुत खतरनाक होता है बीपीएससी में, तो याद रखेंगे। ये सारे नाम को आप याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश, असम। एक माइंड मैपिंग दिमाग में रखिए, मैं आपको लास्ट में एक मैप भी दे दूंगी इससे संबंधित। सारे चैप्टर में आपको मैप एक अटैच करके देती हूँ, ताकि सबको आप मैप के माध्यम से भी दिमाग में बैठा के रखें, ठीक है। तो पीडीएफ को देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से उसका एनालिसिस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग।
तो इसीलिए आपको वहाँ पे मैं मैप भी देती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से और समझ पाएँ। ये भारत में, याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में बहती है। आगे बढ़ते हैं। सुबनसिरी, जिया भरेली, संकोस, मानस, अमो, तिस्ता नदियाँ, ये सब दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। दाहिने और बाहिने का खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गलती होता है इसमें। तो देखिए, जितना भी याद रख लो ना कि जितना भी आपका कॉमन नहीं है, जो बहुत अजीब सा है, जैसे सुबनसिरी, जिया भरेली, संकोस, मानस एक जाना पहचाना नाम लग रहा है, तिस्ता एक जाना पहचाना नाम लग रहा है, तो ये सब आपका क्या है, दाहिने तट से निकलती है। और जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल में दिए जाते हैं, जैसे दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना, बराक नदी, ये आपके किसके अंदर, ये बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो सारे नाम आपको यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, एक दो एग्जाम्पल में बस नहीं दे दिया गया है, सब कुछ डिटेल में करवा रही हूँ, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो सारे नाम यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। अब देखिए, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। लोहित नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहित किसकी सहायक नदी है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र में ही स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर स्थित है, कामरूप नगर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें 916 किलोमीटर जो है वो भारत में बहती है, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ पूर्व साइड की आपकी कुछ जगह को टच करती है और फिर वो बांग्लादेश चली जाती है, तो याद रख लेंगे इस प्रकार से। ये चीन से बहती हुई आती है और यहाँ पे आपके अरुणाचल प्रदेश में आपका एंटर करता है, इधर से असम का कुछ कोना आपका लेता है, ये यहाँ से करते हुए फिर बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद रहेगा, मैप से याद रहेगा, मैप को देखा करो, बार बार देखा करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धुबरी और गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, धुबरी और गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है, याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। तो जो कॉमन क्वेश्चन है ना वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जमुना के दाहिने ओर से तिस्ता नदी आकर मिलती है। जमुना आगे जाकर पद्मा गंगा नदी जो है उसमें मिल जाती है, बताया था अभी आपको, जमुना गंगा में मिलती है और गंगा, ये है गंगा आपका, ये है आपका गंगा और ये है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, इसको पद्मा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है। अब ये दोनों क्या करती है, ये दोनों मिल जाती है और ये क्या बनाती है यहाँ पे, मेघना, बार बार बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मेघना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तिस्ता नदी सिक्किम से प्रारंभ होती है, तो उत्तरी पश्चिमी बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जमुना से मिलती है तिस्ता नदी। तो देखिए आप, तिस्ता नदी जो है आपका यहाँ पे आपकी ये मिल रही है, इस प्रकार से सारी नदियाँ खास करके बाएं तरफ से ही मिल रही है ना। और ये आपका एक लोहित है, इधर से मिल रहा है, तो ये आपको डायग्राम से यहाँ पे समझ में आया। अब देखिए कुछ इसकी नदी घाटी परियोजना है जो पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। पाकी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है। दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में है। लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है, ये पूछा जाता है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है। थालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है। तुईवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है। रंगीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है, ठीक है। तो यहीं तक हम आज करेंगे, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की जो अपवाह तंत्र है इसको हम आज नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि फिर ये अपने आप में फिर बहुत लंबा है। यहाँ पे फिर हम पूर्ववाहिनी नदियाँ पूरा देखेंगे, पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ये देखिए पूरा आपका डायग्राम से समझाने वाली हूँ, किस स्टेट से आपका कौन सी नदियाँ ऐसे निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पूर्ववाहिनी नदियों को पूरा डिटेल में समझेंगे, है ना। ये पूरा आपको
इधर से फिर देखने को मिल रहा है। फिर पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं यहाँ पे। ये सब डिटेल में हम कल ही करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ आज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक टॉपिक को हम अगर स्टार्ट से शुरू करें तो ये ज़्यादा अच्छा है, अधूरे में रखना सही नहीं है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा हिमालयन नदी तंत्र, ठीक है, जिसके अंदर हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को देखा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। इसका बार बार आप रिवीजन कीजिए, सभी चीज़ें आपको ध्यान से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक जगह पे फैक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फैक्ट आपको एक जगह पे मिल रहा है, इसको बस आपको डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम से। तो डाउनलोड करके बस इसको पढ़ना शुरू कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इम्पॉर्टेंट है, आपको हेल्प मिलेगी इससे या नहीं मिलेगी। तो जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।